ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आरबीसी, ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ले लिया था। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। पहले बताओ, जो ब्लड होता है, ब्लड यानी रक्त, ये कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 60%। और एक होता है काप्सल्स। काप्सल्स कितना परसेंट होता है? काप्सल्स SCLES, काप्सल्स वही बचा हुआ 40%। हमने प्लाज्मा में क्या क्या चीजें देखी थी? प्लाज्मा में हमें सबसे अधिक इसमें देखने को मिला था वाटर 90% तक, और 10% तक क्या था? प्रोटीन। 3 तरीके के प्रोटीन्स देखे थे। और उसके बाद काप्सल्स में हमने क्या क्या देखा था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें हमने काप्सल्स में देखा था। ठीक है, बताओ इसमें जो प्रोटीन था, प्लाज्मा में प्रोटीन 3 कौन कौन से प्रोटीन थे? कौन कौन से? एक एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और क्या था? एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। वेरी गुड, फाइब्रिनोजेन। हमने देखा था कि अगर मैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को प्लाज्मा से बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता था? ये बन जाता था सीरम। ये सारा का सारा चीज देख लिया था। उसके बाद हमने आरबीसी के बारे में भी पढ़ लिया था। आरबीसी हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं? 50 लाख। इनका जो लाइफ टाइम होता है कितने दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, है ना? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इतना चीज हमने देख लिया था आरबीसी। ओके, अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो डब्ल्यूबीसी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दूसरा चीज है हमारा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, देखो डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नाम है, जैसे आरबीसी का क्या था? इरिथ्रोसाइट, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। अगर ये डब्ल्यूबीसी इन्फेक्ट होता है ना, जैसे कि किसी के ब्लड में डब्ल्यूबीसी इन्फेक्ट हो जाता है तो ल्यूकेमिया नामक डिजीज होता है। हालांकि हम लोग जब डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें सब हर एक चीज से होने वाले डिजीज के बारे में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नाम है क्या है? ल्यूकोसाइट। साइट मतलब सेल, कोशिका। ल्यूकोसाइट। ये हमारे बॉडी में इनकी संख्या कितनी होती है? नंबर्स जैसे आरबीसी था 50 लाख, ऐसे इनकी संख्या होती है 10,000। एवरेज कितना होता है? 10,000। 10 से किसी किसी में 12,000 हो सकता है, किसी किसी में 8,000 से 9,000 हो सकता है ना? नॉर्मल रेंज क्या है? 10,000। इनका लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम क्या लिख रहा हूं? लाइफ टाइम। जैसे आरबीसी का कितना था? 120 दिन, तो इनका कितना होता है? सिर्फ 4 दिन। सिर्फ 4 दिन, समझ में आया? सिर्फ 4 दिन। अच्छा, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है? देखो इनके अंदर हमें न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम देखने को मिलते हैं, जबकि आरबीसी में हमें न्यूक्लियस और लाइसोसोम देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, ओके। अगर पूछेगा कि अच्छा ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है या शेप कैसा होता है, तो देखो भाई इसका जो शेप होता है ना, ये कुछ फिक्स नहीं होता है। मैं जब टॉपिक खत्म कर लूंगा डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह तो दिखाऊंगा स्ट्रक्चर्स को भी। इनका शेप अलग अलग तरीके के डब्ल्यूबीसी होते हैं और अलग अलग होता है। कभी कुछ हमें राउंड शेप मिल जाएगा, कुछ किडनी की तरह का शेप मिल जाएगा हमें। ठीक है, कुछ जो है इरेगुलर शेप ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जिनका कुछ शेप ही नहीं होता है।
इसीलिए अमूमन कहा जाता है कि जो WBC होते हैं ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेगुलर। इनका शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। ठीक है, मतलब कुछ फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग WBC के अलग अलग शेप होते हैं। इतना क्लियर हुआ? बताओ WBC का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। हमारे बॉडी में कितना एवरेज WBC पाया जाता है? 10,000। इनका टाइम पीरियड क्या होता है? कितने दिन तक ये जिंदा होते हैं? 4 दिन तक। 4 दिन तक। क्या इसके अंदर न्यूक्लियस और लाइसोसोम पाया जाता है? तो हाँ, न्यूक्लियस और लाइसोसोम पाया जाता है। इसका शेप क्या होता है? इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के WBC होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक है, टाइप्स, टाइप्स। ठीक है, WBC के टाइप्स, या WBC क्या क्या चीजों को कंटेन करता है, सीधा टाइप ही समझते हैं। देखो, कई टाइप के होते हैं। एक होता है एंटीजेन। क्या होता है? एंटीजेन। दूसरा होता है लिम्फोसाइट, 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 लिम्फोसाइट। तीसरा होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट। तो 3 टाइप के ये RBC हमें याद रखने हैं। और भी होता है जैसे स्नोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, ऐसे ऐसे और भी होते हैं WBC के एग्जाम्पल। बट हमें ये अभी 3 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कौन कौन से? एंटीजेन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीजेन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, एंटीजेन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, एंटीजेन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, देखो ये जो एंटीजेन होता है ना, एंटीजेन, यही एंटीजेन इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है ना, ये ब्लड ग्रुप बताने का काम करता है। एंटीजेन क्या बताने का काम करता है? ब्लड ग्रुप। मैं जब ब्लड ग्रुप बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि ए ब्लड ग्रुप किसका होगा, कैसे पहचानेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप से देख करके। बी है किसी का, कैसे पहचानेंगे। AB है या O है, कैसे है। ठीक है, तो इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे एंटीजे ए स्ट्रक्चर का होगा, या B स्ट्रक्चर का होगा, या नहीं होगा तो O कहलाएगा। ठीक है, ये सब देखेंगे। अब ये ब्लड ग्रुप बताने के साथ साथ, ब्लड ग्रुप बताने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट भी करता है। क्या करता है? अलर्ट। अलर्ट कैसा अलर्ट? कि जैसे मान लो हमारे अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, जैसे हमारे बॉडी में मान लो ये हाथ है। ठीक है, मैं यहाँ हाथ बना देता हूँ। ये ये हाथ है। ठीक है, हाथ है इसे समझो। और इस पर अगर मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, तो जैसे ही मच्छर काटेगा तो उसके ब्लड के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया होंगे, कोई ना कोई वायरसेस होंगे। तो जैसे ही वो बॉडी में एंट्री मारेंगे, अंदर एंट्री मारेंगे, सबसे पहले कौन पहचान जाएगा? एंटीजन। एंटीजन, और अलर्ट कर देगा पूरी तरीके से। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि हमारा एंटीजन स्पाई की तरह होता है, जो जो अगर हमारे देश में कुछ भी फॉरेन जो अटैकर्स होते हैं, अगर वो एंट्री करने वाले होते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि देखो ये एंट्री करने वाला है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कोई एंट्री मारता है और पूरे बॉडी में फैलने वाला होता है, एंटीजन तुरंत अलर्ट कर देता है पूरे बॉडी को, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। समझ में? क्या कर देता है? पूरा अलर्ट कर देता है। अब मैंने बताया था जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। जैसे ही ये अलर्ट करता है, एंटीबॉडी क्या कर लेता है? उसको घेर लेता है चारों तरफ से। मान लो कि ये डॉट जो था, वो डॉट क्या है? ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, और ये हमारे क्या आ गए? एंटीबॉडी। ये हमारे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसको घेर के रख लिए, एकदम बंदूक बंदूक तान दिए है, हिलना मत कहीं। लेकिन ये मारेंगे नहीं, अभी ये मारेंगे नहीं। ये कहेंगे कि हमारे यहाँ हम सिर्फ घेर के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, नॉर्मल सिविलियंस की तरह है। ठीक है, जैसे गांव में कोई अगर चोर घुस गया तो चोर को लोग पकड़ लेते हैं, और मारने वाले 2-4 लोग ही रहते हैं, आते हैं बड़ी मार मारते हैं। उसी तरीके से ये एंटीबॉडी किसको इन्फॉर्म करता है? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर टी की तरह होता है, इसलिए इसे टी सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टी सेल। टी सेल। तो अगर कोई कहेगा टी सेल क्या है? टी सेल कुछ नहीं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? WBC का ही टाइप है।
ये टी सेल आता है, टी सेल यहाँ आएगा, एकदम भारी भरकम, समझ लो एक खली है, खली, और आएगा एक मुक्का मारेगा और जो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर हमारे एंट्री मारा था उसको मार के रद्द कर देगा, खत्म कर देगा। अब मार के उसको तो मारने को मार दिया, लेकिन उसकी लाश पूरे ब्लड में ऐसे इधर उधर तैरती रहेगी। तब तब क्या होगा, तब बुलाया जाएगा मोनोसाइट को। इसको बुलाया जाएगा मोनोसाइट को, और मोनोसाइट आएगा, वो जो लाश तैर रही है उसको घपाघप खा जाएगा। ठीक है, खा जाएगा। तो मोनोसाइट का काम क्या होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल डेड हो चुके हैं उनको खाने का काम करता है। तो बताओ, जो सेल होता था, सेल के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के काम न करने पर उन्हें मार कर तोड़कर खा कौन जाता था, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। इसी तरीके से मोनोसाइट भी किसका काम करता है, लाइसोसोम का काम करता है, लाइसोसोम का काम करता है। ब्लड में जो फॉरेन पार्टिकल था जिसको किसने मार दिया था, टी सेल ने, उसको खाकर खत्म कौन कर दिया, मोनोसाइट। इसलिए मोनोसाइट को ईटिंग सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईटिंग सेल, ईटिंग सेल। और जब ये खा लेगा तो इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। तो ये पूरे एंटीजन, लिम्फोसाइट और जो भी और तरीके के WBC होंगे, उनमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर किसका होता है, मोनोसाइट का। समझ में आया क्या, मोनोसाइट का, इतना क्लियर। तो अगर पूछेगा कि WBC में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर किसका होता है, मोनोसाइट का। मोनोसाइट क्या काम करता है, मरे हुए पार्टिकल्स को खाने का काम करता है। एंटीजन क्या करता है, अलर्ट करता है कि बॉडी में कोई न कोई आ गया है, हमारे स्पाई एजेंट की तरह होता है, तुरंत अलर्ट कर देता है। ठीक है, अनाउंसमेंट कर देगा, आ गई लो हो, समझा। उसके बाद जैसे एंटीजन अलर्ट करेगा, प्लाज्मा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी इन सबको घेर लेगा, और ये एंटीबॉडी किसको बुला कर लाएगा, लिम्फोसाइट को, यानी टी सेल को, और टी सेल आके इनको थूर थार देगा, मार डालेगा, और मार करके चला जाएगा अपना आराम करने। फिर आएगा मोनोसाइट, और मोनोसाइट उसे खा जाएगा। तो मोनोसाइट को ईटिंग सेल कहा जाता है, या उसका काम कैसा होता है, लाइसोसोम की तरह होता है, लाइसोसोम की तरह होता है। ना समझ में आया, ओके। तो पूरा आर्मी वाला एकदम स्ट्रक्चर चलता है ब्लड के अंदर। तो सोचो, यही अगर WBC में सारे के सारे आते हैं, एंटीजन, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अगर किसी का हम कहें ये WBC ही खराब हो जाए या WBC खत्म हो जाए, तो क्या वो इंसान के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो उसे मारने वाला कोई रहेगा, नहीं। तो जिस इंसान के अंदर WBC नहीं होता है या WBC वर्क करना छोड़ देता है, उन्हें कोई भी डिजीज हो जाता है, वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। क्या होता है, वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। इस WBC में भी सबसे खतरनाक कौन है, टी सेल। अगर टी सेल मर गया तब ये लोग किसी काम के हैं, एंटीजन तो सिर्फ अलर्ट करेगा, मोनोसाइट मरे हुए चीजों को खाएगा, ये मारने वरने का काम तो करता ही नहीं है। तो टी सेल इनमें सबसे खतरनाक है। सब ये पूरे अगर WBC में किसी को प्रोटेक्ट करके रखना होता है तो किसको रखना होता है, लिम्फोसाइट को, टी सेल को। अब समझो, जो HIV होता है ना, HIV क्या है, एक तरीके का वायरस है, HIV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब अगर ये वायरस हमारे बॉडी में एंट्री मारता है, कहाँ मारता है, बॉडी में, तो मैं लिख देता हूं बॉडी में अगर एंट्री मारा तो बताओ सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन देगा, एंटीजन इंफॉर्मेशन देगा। इसको घेर के रखेगा कौन, एंटीबॉडी घेर के रख लेगा। अब जैसे ही एंटीबॉडी इस HIV वायरस को घेर के रखता है ना, HIV वायरस सुस्त पड़ जाता है।
क्यों सुस्त पड़ता है? वो इंतजार करता है किसका? टी सेल का, टी सेल का। और जैसे ही टी सेल आता है उसे मारने जाता है, ये तुरंत एक्टिवेट होकर के टी सेल को ही खत्म कर देता है। और जैसे ही ये टी सेल को मारता है, एंटीबॉडी डर जाता है, एंटीबॉडी डर जाता है, तुरंत भाग जाएगा वहां से। और बताओ मोनोसाइट क्या करेगा? मोनोसाइट तो खुद ही सुसाइड कर लेगा, कहेगा भाई साहब हमारे बाहुबली को मार दिया। जो इंसान बाहुबली को मार दिया वो हम लोग की क्या तो कद्र करेगा या हम लोग के साथ क्या करेगा? इसलिए टी सेल के मरते ही एंटीबॉडी गायब, मोनोसाइट सुसाइड कर लेगा। अब पूरे की पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी पर कौन कब्जा कर लेता है? HIV वायरस, HIV वायरस। और जैसे ही HIV वायरस कब्जा करता है, इंसान के शरीर में किस चीज की कमी हो जाएगी? WBC, WBC की कमी हो जाएगी। और बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाने को हम कहते हैं डिफिशियंसी। क्या कहते हैं? डिफिशियंसी। समझ आ रहा है? डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। तो जैसे ही HIV वायरस पूरे बॉडी पर कब्जा करता है, इंसान को एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं एड्स। एड्स, एड्स क्या है? एड्स इज नथिंग बट acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। यानी इसमें क्या हो गया? बॉडी के जो WBC थे यही खत्म हो चुके हैं। WBC में कौन कौन था? एंटीबॉडी था, टी सेल था, मोनोसाइट था। टी सेल ही मर गया, एंटीबॉडी मोनोसाइट किसी काम के नहीं। अब इस इंसान को मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये है मिस्टर रॉबिन। रॉबिन, इनके बॉडी में क्या घुस गया? HIV वायरस। इसने किसको मार दिया? टी सेल को, टी सेल को मार दिया। यानी इसने पूरे बॉडी को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, पूरे बॉडी को कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से बॉडी में एक डिफिशियंसी हो गई किसकी? WBC की। और एक डिजीज हुआ एड्स, एड्स, एड्स। अब एड्स क्या है? एड्स क्या है? WBC की कमी से होने वाला डिजीज। यानी अब इस रॉबिन के अंदर चाहे फीवर भी होगा ना, फीवर, तो फीवर जल्दी ठीक नहीं होगा। कोल्ड होगा तो कोल्ड जल्दी ठीक नहीं होगा। चोट लग गई, कोई जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। अब इनका धीरे 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 क्या होने लगेगा? वेट लॉस होने लगेगा। अगर ये अभी है 100 केजी, 100 केजी, तो धीरे धीरे 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में क्या हो जाएगा? इनका वेट लॉस होते 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 होते, क्योंकि तबीयत इनकी खराब होनी शुरू हो जाएगी। अब इन्हें कोई भी अगर डिजीज हुआ तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिजीज के टाइम पीरियड में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बॉडी में इंटर करते थे, उन्हें मारने का काम किसका होता था? टी सेल का होता था। अब HIV ने उसी टी सेल को मार दिया है ना? तो जब टी सेल नहीं है तो इनके बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए कोई होगा नहीं, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज हुआ तो उस डिजीज से जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। और एक बार बीमार, जैसे तुम्हें बुखार आ जाता है, एक बार बुखार आता है तो 10 से 15 दिन, एक हफ्ते के लिए बॉडी एकदम सुस्त पड़ जाती है, हमारा वेट लॉस होने लगता है। सोचो अगर किसी को महीनों सालों तक बुखार लगा रहे, बॉडी सुस्त पड़ी रहे, तो उसकी हालत क्या होगी, है ना? तो जब कोई एड्स से ग्रसित कोई इंसान मरता है ना, तो उसके रिपोर्ट जब अगर निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए थे, जिसको कहा जाता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। क्या कहा जाता है? मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है, फेलियर। समझ में आ गया? तो एड्स क्या है? एड्स WBC की कमी से होने वाला रोग है। किसकी वजह से होता है ये चीज? HIV की वजह से, HIV की वजह से। समझ में आया? तो अगर हमारी बॉडी में WBC नहीं रहेगा तो क्या किसी बीमारी से हमारा प्रोटेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिजीज से हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो
ये जो HIV वगैरह है, HIV मेनली फैलता किससे है? तो ये ना ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही फैलता है। मतलब एक कुछ-कुछ जगह ही जिंदा रह पाता है, चाहे वो ब्लड हो या फिर हमारा जो स्पर्म हो या फीमेल का ओवम हो, ठीक है, ओवम हो, यहीं पर वो जिंदा रह पाता है। तो अगर किसी को HIV है, अगर उसका खून तुम्हारे खून में मिक्स हो गया तो तुम्हें एड्स हो जाएगा। तुमने जैसे कि फीमेल हो और तुमने किसी के साथ सेक्स कर लिया, तो उसका स्पर्म तुम्हारे अंदर चला गया तो तुम्हें HIV हो जाएगा। तुम मेल हो, तुमने किसी महिला के साथ सेक्स कर लिया, उसका ओवम से और तुम्हारे स्पर्म का कांटेक्ट हो गया, ठीक है, पीनस के थ्रू अगर उसके ओवम और तुम्हारे पीनस का कांटेक्ट हुआ और किसी भी तरीके से उसका ओवम एंट्री मार देता है अंदर, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हें HIV हो जाएगा, HIV हो जाएगा। इसीलिए जो USA वगैरह है, USA में लोग सेक्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मतलब कि उनके लिए सेक्स करना कोई ऐसा एक डायलेमा नहीं है, या जैसे भारत में है हम सेक्स के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, कोई भी नहीं बात करता है। इवन हम ना घर में उस तरीके से बात कर पाते हैं, ना कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है कि सेक्स होता क्या है। इवन जब हम लोग ये बायो में रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से हम बात करेंगे सेक्स के ऊपर पूरी तरीके से, कि कौन से एज में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, छोटे बच्चों को क्या बताना चाहिए, बड़े बच्चों को जो जैसे कि 18 साल तक हो गए हैं उन्हें किस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेक्स होता क्या है, क्या पेनिट्रेशन करना ही सेक्स होता है या उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, भारत में क्या पोजीशन है, विदेशों में क्या इसका पोजीशन है, ठीक है, क्या प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बट यहाँ पर समझो कि USA वगैरह में क्या होता था कि लोग इलिसिट सेक्स करते थे, मतलब कि बिना प्रोटेक्शन यूज किए ही सेक्स करते थे। तो वहां पर जो HIV के केसेस है बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक दवा बनाई। देखो, HIV का कोई दवा नहीं है, बट उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता था। प्रोटेक्ट करने के लिए एक दवा बनाया गया जिसका नाम दिया गया प्रेप, PREP। प्रेप क्या था? प्रेप था कॉम्बिनेशन, मतलब कि प्रेप एक तरीके का ना बहुत बहुत दवाइयों को कॉम्बाइन करके बनाया गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिजीज। इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिजीज, बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिजीजेस, मेनी मेडिसिन, डिजीजेस बोलो, मेनी मेडिसिन, मेडिसिन, ये बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर है। ये क्या करता था कि जैसे कोई मेल है, ठीक है, मेल है, तो मान लो कि इन्होंने सेक्स किया, तो सेक्स करने के बाद जो इनका स्पर्म होगा, स्पर्म ये जाएगा ओवम में, तो क्या करेगा ये प्रेप दवा, क्या कर लेगा, इस ओवम के ऊपर एक लेयर बना देगा। अब इस ओवम में क्या रहेगा? HIV वायरस रहेगा, HIV वायरस, है ना। अब ये लेयर बनाने के कारण ये जब स्पर्म किसी फीमेल के अंदर जाएगा, ओवम से इंटरेक्ट करेगा या बॉडी में जाएगा, तो ये HIV उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेप नामक जो दवा थी, ये क्या कर लेता था, इस सेल के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देता था, एक कवरिंग चढ़ा देता था, समझ में। तो प्रेप पूरी तरीके से HIV को ठीक नहीं कर सकता था, बट हाँ उसे कंट्रोल कर सकता था, HIV को कंट्रोल कर सकता था, समझ में। ओके, तो अगर पूछेगा कि HIV में कौन सा सेल अफेक्ट होता है, कौन सा सेल अफेक्ट होता है, तो T सेल, T सेल मतलब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। इतना क्लियर हो गया? चलो अब हम चलते हैं प्लेटलेट की तरफ। WBC हमने देख लिया, तीसरा हमने देखना है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। देखो, प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम है इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का अगर हम अमाउंट देखें, नंबर बॉडी में कितना होता है, तो एवरेजली कितना होता है? 2 लाख, एवरेज 2 लाख होता है। और इसका लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम तो जैसे RBC का 120 दिन, WBC का 4 दिन, वैसे ही इसका होता है 7 दिन, 7 डेज। प्लेटलेट्स 7 दिन के अंदर बन के
खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बन के खत्म हो जाते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, इनके अंदर क्या क्या लाइसोसोम या न्यूक्लियस पाया जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? शेप, इसका शेप तो देखो, इसका शेप नॉर्मली डिस्क की तरह होता है, ऐसे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उस तरीके का भी हो सकता है, और एक जो डिस्क होता है जिसमें हम लोग गाना वगैरह पहले भरते थे, सीडी जिसको कहते हैं, सीडी, उस तरीके का भी होता है। तो नॉर्मली हम कॉन्वेक्स लेंस की तरह कहते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं पूरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, मतलब कि पूरे ब्लड में अगर सबसे छोटा स्ट्रक्चर किसी का होता है तो किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा सब, प्लेटलेट्स का होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट इसका टेक्निकल नाम है, ये याद रखना। इसका मेन जो काम होता है, फंक्शन होता है, ये खून को गाढ़ा करने में, गाढ़ा करने यानी खून को जमाने में हेल्प करता है, ठीक है, खून को जमाने में हेल्प करता है, हेल्प हेल्प टू, हाँ ये थिक, टू थिक द ब्लड, ठीक है, बट या फ्रीज, फ्रोजन करने या फ्रीज करने में, ब्लड को फ्रीज करने में, जमाने में हेल्प करता है। जैसे कहीं कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है ना, तो उस ब्लड को अगर रोकना है तो क्या करना होगा कि वहां पर वो ब्लड जम जाए, बाहर की साइड जम जाए, ताकि एक पपड़ी टाइप बन जाए और हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाए। तो ब्लड को रोकने में सबसे अधिक अगर मदद करता है कोई, तो करता है थ्रोम्बोसाइट। अभी हमने देखा था प्लाज्मा में भी था, प्लाज्मा में हमने क्या क्या देखा था? दो प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और तुम्हारा ये एक क्या कहते हैं उसको, प्रोथ्रोम्बिन और क्या था ये, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये भी हेल्प करते हैं। तो हम जब ब्लड क्लॉट पढ़ेंगे ना, इसको याद रखना, ब्लड ठीक की जगह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इन ब्लड क्लॉटिंग। जमुना को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सबसे अधिक कौन? प्लेटलेट, प्लेटलेट। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। कितने दिन का टाइम पीरियड होता है? 7 दिन का होता है। इसका टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्या इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखो, जब हमें डेंगू होता है ना, डेंगू, तो डेंगू में यही प्लेटलेट बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। डेंगू में ये प्लेटलेट जो होता है, ये बनना बंद हो जाता है। और हमको पता है कि 7 दिन इनका टाइम पीरियड होता है, और 2 लाख के आसपास एवरेज क्या होता है? इनका नंबर होता है। तो जब प्लेटलेट बनना बंद हो जाएगा, तो हमारे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? तुरंत रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे। तो देखोगे डेंगू में जो प्लेटलेट है वो बहुत ही तेजी से गिरता है, बहुत ही तेजी से गिरता है, समझा? हर दिन 20,000, 30,000, 40,000 होने लगेगा, प्लेटलेट गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि डेंगू का जो मच्छर में पाया जाने वाला जो वायरस होता है, वो क्या कर देता है? इससे हमारे प्लेटलेट को बनने से रोक देता है, प्लेटलेट को बनने से रोक देता है। अब ये प्लेटलेट जो गिर रहा है, इसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जो हमारे देसी नुस्खे हैं, कि जैसे गिलोय, पता है ना गिलोय, गिलोय का काढ़ा बना कर पी सकते हो, या उसके साथ एलोवेरा का जूस ले सकते हो, एलोवेरा का जूस ले सकते हो। ये क्या करता है? ये प्लेटलेट को गिरने से रोकता है, प्लेटलेट को बनाने में हेल्प नहीं करता है, ये प्लेटलेट को गिरने से रोकता है, ठीक है, प्लेटलेट को गिरने से रोकता है। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि जो प्लेटलेट है हमारे बॉडी में, अगर जैसे 1.5 लाख 1 लाख है, वो गिरने से रुका रहे, ठीक है, गिरने से रुका रहे। उसके बाद प्लेटलेट को बनाने का काम करते हैं, जैसे बकरी का दूध जो होता है, गोट मिल्क, है ना, ये बहुत हेल्प करता है। फिर जो कीवी हो गया, पपाया हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, ये सारे के सारे फ्रूट प्लेटलेट को बनाने में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट को बनाने में हेल्प करते हैं। कितना समझ में आया? ओके। अब देखो, एक स्टूडेंट लाइफ में ना, मैं यहाँ एक चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। स्टूडेंट लाइफ के लिए
हमें 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। पहला तो हमारा आरबीसी, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। क्यों भाई, क्यों इन 3 चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमें लंबे समय तक पढ़ना रहता है, चीजों को याद करना रहता है, तो हमें एक तो मन, जो हमारा पढ़ाई में मन लगे वो होना चाहिए, लंबे समय तक पढ़ सके इसके लिए हमें स्टेमिना चाहिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी हम बीमार ना हो, ठीक है, जल्दी जल्दी हम बीमार ना हो ताकि हमारा एकेडमिक जो करियर है वो खराब ना हो, हमारा फोकस इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर किसी इंसान के अंदर आरबीसी जो होता है, आरबीसी का टेक्निकल नाम इरेथ्रोसाइट का संख्या कितना होता है? कम 50 लाख, है ना, 50 लाख। अगर किसी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी, तो उसे थकावट होने लगेगा। क्या महसूस होगा? थकावट, ठीक है। उसे नींद नहीं आएगा, बॉडी थकी थकी सी लगेगी, ठीक है, बॉडी थकी थकी सी लगेगी, तो वो पढ़ पाएगा ही नहीं एकदम से। उसके बाद अगर डब्ल्यूबीसी में प्रॉब्लम आ गया या डब्ल्यूबीसी कम हो गया, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो हमें अगर कोई भी डिजीज हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो बुखार जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है, बुखार जल्दी ठीक नहीं होगा, यानी किसी भी डिजीज से हमारा जो प्रिवेंशन है वो रुक जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहेंगे, और जल्दी जल्दी जब बीमार पड़ेंगे तो हम क्या पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे? नहीं, हमें सर्दी होता रहेगा, सर दर्द होता रहेगा, पेट दर्द होने लगेगा, बुखार आने लगेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को भी हमें मेंटेन करके रखना है, ये चेक करा लेना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो प्लेटलेट कितना होता है? 2 लाख होता है, ठीक है, 2 लाख। तो ये हमें स्टैमिना प्रोवाइड करता है। स्टैमिना, जैसे हम पढ़ते सब हैं, कुछ लोग 1 घंटा में थक जाते हैं, कुछ लोग 2 घंटा में थक जाते हैं, कुछ लोग 4-4 घंटे 6-6 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं। तो अगर लंबे टाइम पीरियड तक पढ़ाई करनी है तो हमारे अंदर स्टैमिना होनी चाहिए, और स्टैमिना हमें प्रोवाइड करता है कौन? हमारा प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले अपना एक रिपोर्ट निकलवाओ। रिपोर्ट में आरबीसी में पता करो कि हीमोग्लोबिन कितना है। मेल हो तो कम से कम 14 ग्राम पर 100 ml में तुम्हारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, फीमेल है तो 13 ग्राम होना चाहिए, ताकि तुम्हें थकावट महसूस ना हो, तुम्हें नींद अच्छी आए, ठीक है, अनीमिया वगैरह कुछ ना हो, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी देख लो, डब्ल्यूबीसी में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो फटाफट बीमार पड़ोगे, और प्लेटलेट में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट अगर गिर गया तो स्टेमिना नहीं रह पाएगा, लंबे समय तक बैठ नहीं पाओगे। इतना क्लियर हो गया? चलो, यहाँ पर हमारा जो ब्लड था जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट थे वो कंप्लीट होता है। मैं एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, देखो इधर कर दूं, पहले ये समझ लो कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? ये आरबीसी हैं, ठीक है, ये आरबीसी हैं, सबके सब ये आरबीसी हैं। और इसमें जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पर्पल कलर में जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट। मैंने बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से अगर सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है किसी का तो किसका होता है? प्लेटलेट्स का। सबसे छोटा स्ट्रक्चर किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। उसी तरीके से इसमें देखो, इसको इधर बड़ा कर देता हूं, यहाँ देखो, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं थोड़ा, देखो एक मिनट सब आ गया क्या? तो भाई हट जाओ सब जन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने बताया था कि जैसे इरिथ्रोसाइट जो है हमारा आरबीसी, इसका स्ट्रक्चर तो हमको पता है सर्कुलर है। प्लेटलेट का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस की तरह नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। उसके बाद ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी को। अब देखो डब्ल्यूबीसी का एक किडनी की तरह इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। मोनोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, ये भी किडनी की तरह ही है। उसके बाद स्नोफिल है, ये भी डब्ल्यूबीसी का टाइप है, इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। बेसोफिल है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है। न्यूट्रोफिल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। लिम्फोसाइट, अभी लिम्फ के बारे में बताऊंगा, वो भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, समझ आ रहा है क्या?
तो WBC का कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे क्या कह देते हैं, इर्रेगुलर शेप कह देते हैं। तो क्लियर हो गया है सारे के सारे ब्लड सेल्स। ओके, बहुत बढ़िया। अब चलो हम समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, लिम्फ के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, अगर लिम्फ के बारे में मैं शुरू करता हूं तो देखो, जैसे नहीं, एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लिम्फ और ब्लड क्लॉटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है, ताकि अभी लिम्फ बताऊंगा और ब्लड क्लॉटिंग फिर छूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए लिम्फ और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे।